हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का सिविक्स का, जिसका नाम है फेडरलिज्म। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। याद होगा आपको, जब मैंने आपको फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग करवाया था, वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का। और उसमें से फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में एक चीज़ भी बताई थी कि एक तरह से हम और पावर को बांट सकते हैं, दैट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि पावर को डिफरेंट लेवल पे बांट देना। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि यार मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, सर ये कहाँ है चैप्टर, ये कहाँ है, तो मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ सिविक्स, जियो एंड हिस्ट्री की। और जो अपना बचा, कौन सा सब्जेक्ट बचा अपना, इकोनॉमिक्स, उनकी भी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ढूंढने में इधर उधर दिक्कत नहीं होगी। और साथ में हिंदी मीडियम के हो अगर आप, तो उसका लिंक भी आपको हिंदी के नोट्स के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। चलिए आइए यार शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स करेंगे, पहले फेडरलिज्म समझ लेते हैं क्या होता है। फेडरलिज्म इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल इंडिया एंड बेल्जियम। अब ध्यान से सुनना, फेडरलिज्म का मतलब होता है एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जहां पर पावर डिवाइड हो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया के अंदर आप देखोगे तो सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट है। दिल्ली में बात करूं तो केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के सब कुछ देखते हैं, ठीक है। जो भी वो चाहे दिल्ली में बिजली फ्री करना चाहे या कुछ भी करना चाहे। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सेंटर में, तो सेंटर की अलग गवर्नमेंट है, या मोदी जी हैं वहाँ पर, तो वो चाहें तो कंट्री के लिए कुछ भी रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। तो पावर डिवाइड है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? देखो, इसका मैं एक कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल भी देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, अच्छे से क्लियर कर पाओ आप। देखो, आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक लीडर है किम जोंग, ठीक है। कटोरा कटी, पता नहीं उसके बाल ही समझ नहीं आते उन्हें कैसे कटवाया उसने। तो अगर उसकी बात मैं करूँ तो वो जो बंदा, क्या वहां पर फेडरलिज्म है नॉर्थ कोरिया में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी की सारी पावर, डिफरेंट लेवल तो छोड़ो, एक ही बंदे के पास सारी पावर है। तो हम नहीं कहेंगे कि नॉर्थ कोरिया में फेडरलिज्म है, बट हाँ हम कहेंगे कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है। क्या बेल्जियम के अंदर फेडरलिज्म है? लास्ट चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, बिल्कुल है। देखो कैसे, वहां पर सेंट्रल की अलग गवर्नमेंट होती थी, स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती थी बेल्जियम में। और याद है कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी एक, है ना, अलग अलग फ्रेंच बोलने वाले की, डच बोलने वाले की और साथ में जर्मन बोलने वाले की। तो हमें फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा समझ आया है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, ज़्यादातर कंट्रियों में आप देखोगे जो फेडरलिज्म है ना, वो दो लेवल पे बटा हुआ होता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचकर लॉ बनाती है, उस पर कानून वगैरह बनाती है और उस मैटर को देखती है। जैसे कि करेंसी को लेकर, डिफेंस, जैसे मोदी जी हैं उन्होंने करेंसी बदल दी क्या केजरीवाल जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो समझ गए ना। तो कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है। जैसे डिफेंस को लेकर, ठीक है, आर्मी को लेकर, रेलवे को लेकर। रेलवे ऐसे तो कर नहीं सकती। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये तो नहीं कर सकती कि आप दिल्ली में आओगे तो आपको रेल का ज़्यादा किराया देना पड़े, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। और अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट के मैटर देखती है, जैसे कि पानी, बिजली, ये सारी की सारी चीज़ें। एक और चीज़ बता दूं, जैसे आपको लिकर शॉप, लिकर आपको पता होगा, शराब की दुकानें, जैसे बिहार में शराब बैन है, दिल्ली में नहीं है, तो वो स्टेट का मैटर है, वो रखना चाहे बैन या ना रखना चाहे उसकी मर्जी है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा स्टोरी पढ़ लेते हैं। स्टोरी हमने जो 1993 बेल्जियम की कहानी सुनी थी, 1993 से पहले ना बेल्जियम के अंदर सेंट्रल पावर कंट्रोल करती थी स्टेट पावर को या स्टेट गवर्नमेंट को। इसका मतलब कैसे तो वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वहां 93 से पहले भी थी, ठीक है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? कंट्रोल करती थी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी अपने डिसीजन नहीं ले पाती थी, ठीक है। बट 1993 के बाद क्या हुआ? वही जो लड़ाई, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी बेल्जियम में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और अब स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ठीक है, वो फैसला ले सकती थी, ठीक है। तो यानी पहले अगर मैं बात करूं 93 से पहले बेल्जियम के अंदर क्या थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटरी फॉर्म का ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर एक ही टाइप की गवर्नमेंट अपना फैसला सुना देती है, वो किसी की सुनती नहीं है, ठीक है। और अब क्या हो गई थी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई थी। अब स्टेट गवर्नमेंट भी उतनी ही मायने रखती थी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से? अच्छा, इसकी एक और बात देख लेते हैं, जैसे श्रीलंका,
है ना। श्रीलंका में फेडरलिज्म है बट फिर भी वहाँ पर बेल्जियम की तरह दिमाग नहीं दिखाया उन्होंने। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पर सिंघाला स्पीकिंग थे और तमिल स्पीकिंग थे, तो उनके बीच में हमेशा लड़ाई चलती रही और पावर कभी भी जो तमिल थे वहाँ पर तमिल स्पीकिंग थे उनको नहीं दी गई, या उनकी बातें नहीं सुनी गई, या उनके इलाके में जो लोग थे या उनकी स्टेट थी उनको कभी भी मायने नहीं दिया गया, ठीक है, या उनको फेवर नहीं किया गया, ठीक है जी। अब कोई भी कंट्री मतलब फेडरलिज्म कैसे बनती है, अब मैं दो चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आप मेरे को बताना कि इंडिया किसका एग्जाम्पल है। पहले तो ये बता देता हूँ, यूजुअली फेडरलिज्म में 2 लेवल होते हैं, बता ही चुका मैं आपको, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एंटायर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जो कॉमन इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, जैसे डिफेंस और रेलवे और बाकी एग्जांपल भी आपको दे चुका हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ज़्यादातर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, स्कूल वगैरह को, ये स्टेट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको देखता है, ठीक है जी। अब आते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखते हैं, फिर बाद में आगे आएंगे। की फीचर ऑफ फेडरलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, तो पहला फीचर्स है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ टायर्स, ठीक है, टायर कह सकते हो, टीयर कह सकते हो उसको, ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। अभी देखो जैसे मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताया, स्टेट गवर्नमेंट बताया, बट इंडिया के अंदर तो एक और है, इंडिया के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट भी है। जैसे कि हम अगर बात करें कंट्री के लिए क्या है, मोदी जी, और दिल्ली के लिए क्या है, केजरीवाल जी। बट अगर बात करें अपने इलाके की, तो हमारे इलाके में भी तो एक एमएलए होता है, तो यानी 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। पहला फीचर तो ये था। दूसरा फीचर ये है कि डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुडिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही ईजी पॉइंट है और बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, ध्यान से सुनना। चलो ठीक है, अब मैं आपको इसका बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। जो अलग अलग टाइप की अलग अलग टायर की गवर्नमेंट तो है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। बट इनके ये है ना, सेम सिटीजन को ही गवर्न करती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में मेरा एमएलए अगर कुछ बोलेगा तब भी मेरे को बात माननी पड़ेगी। केजरीवाल जी दिल्ली के लिए कुछ लॉ बनाते हैं तो वो मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट होगा, और अगर मोदी जी भी कुछ करते हैं तो वो मेरे लिए इम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एमएलए ने यहाँ पर ये बोला कि यार सबको आके मेरे एरिया में मेरे एमएलए ने बोला कि सबको आके ना एक फॉर्म भरना है, तो मेरे को वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी वो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, या अगर मान लो कोई बीमारी फैल गई यहाँ पर सिर्फ मेरे एरिया के अंदर, तो जो एमएलए है वो चाहे तो बोल सकता है कि आप बाहर ना निकलो, तो मेरे को उसके ऑर्डर मानने पड़ेंगे। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो अगर केजरीवाल जी कोई लॉ बनाते हैं, रूल बनाते हैं, जैसे कि यार बिजली कम करूंगा मैं या ऐसा कुछ करूंगा या वाईफाई लगवाऊंगा, तो वो मेरे लिए भी लागू होगा, मेरे को भी मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक भी मेरे को समझ आ गया। दूसरी बात है, अगर मोदी जी कुछ करते हैं ना पूरी कंट्री के लिए, तो वो मेरे लिए भी लागू होगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर उन्होंने नोट चेंज किए थे, डीमोनेटाइजेशन किया था, तो वो मेरे पे भी लागू हुआ, मेरे को भी नोट चेंज करवाने पड़ेंगे, समझ गए। तो डिफरेंट लेवल ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट तो है, बट वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करती है। मेरे को ही एमएलए भी, मेरा सीएम भी और मेरा पीएम भी, वो तीनों मेरे को गवर्न कर रहे हैं। हम उनकी है ना अपनी अपनी जुडिक्शन है, यानी अपना अपना इलाका है। पीएम का इलाका पूरी कंट्री है, सीएम का इलाका पूरा स्टेट है, एमएलए का इलाका उसका एरिया है, ठीक है जी। टैक्सेशन वगैरह सारी चीजें वो देखते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा पॉइंट है, द जुडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर पावर एंड एग्जिस्टेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, या स्टेट गवर्नमेंट है, या एमएलए है, या लोकल गवर्नमेंट है, इन तीनों के जो भी काम होंगे, जो भी पावर होगी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम बनाए। मान लो अभी स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम करे और सेंट्रल गवर्नमेंट बोले यार ये तो तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो, तो स्टेट गवर्नमेंट दिखा सकता है ना, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि मेरा काम ये है और आपका काम ये है,
समझ गए। तो जो भी जुडिक्शन होता है अपने इलाके में, जो भी काम होता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट का, डिफरेंट डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, उनकी पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अपनी हद से बाहर नहीं निकल सकते वो। जैसे अगर मान लो केजरीवाल जी बोले कि मुंबई के अंदर जितने भी स्कूल है मैं वहाँ भी एजुकेशन दूँ, तो वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनकी पावर ही नहीं है, उनकी पावर दिल्ली तक है, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी जो पावर वगैरह होती है वो गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। उनकी पावर को कोई भी तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, ठीक है। उनकी पावर कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही है, हमारा संविधान पहले से लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिलेटरली चेंज बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा पॉलिटिकल है एग्जांपल, तो आप करना मत, बट सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, अगर जो फंडामेंटल प्रोविजन है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो अकेले फैसला नहीं ले सकती, उसको बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका भी कंसेंट मानना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे पीएम है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रूल निकाला कि भैया हमारी कंट्री में क्या आएगी, एनपीआर आएगा। एनपीआर का मतलब होता है कि सबकी काउंटिंग होगी, ठीक है। बट दिल्ली हमारे सीएम ने मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं करवाएंगे काउंटिंग, क्या दिक्कत है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। क्यों? अगर वो चाहे तो, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो मना कर सकती है, भैया हमारे इलाके में तो करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं, तो वेस्ट बंगाल से भी अगर ममता बनर्जी चाहे तो वो मना कर सकती है। समझ रहे हो आप? क्लियर हो गया ना? तो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिलेटरली चेंज्ड, मतलब ये अकेले कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है ना, तो आपको पता ही होगा, दोनों हाउसेस से लॉ पास करवाना पड़ता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की भी सुननी पड़ती है, ठीक है। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सच चेंज रिक्वायर, ओके, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती अकेले, एंड अगर कोई चेंज करवाना हो तो उन्हें कंसेंट लेना पड़ता है दोनों बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट के, ठीक है। ये भी समझ आ गया मेरे को, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, ये ध्यान से सुनना। अब तीसरा, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका पूरी लाइन पढ़ लेते हैं पहले। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता, इसका सब सिंपल वे में समझाता हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोर्ट चाहे तो, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट बोले भैया ये तो मेरा काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं ये मेरी पावर है, अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए ना, तो हाईएस्ट जो कोर्ट होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट होती है या सेंट्रल को या हाईएस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, वो एक अंपायर की तरह एक्ट करेगी, और वो चाहे तो वो ही बता सकती है कि हाँ यार इस डिस्प्यूट में इसका फेवर करना है या इसका फेवर करना है, यानी जो सही है वो वही बताएगा। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। और होता है ऐसा, ऑब्वियस सी बात है यार, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो लड़ाई झगड़ा तो कभी ना कभी हो गई, तो उसको सॉल्व करने का काम भी किसका होता है? हाईएस्ट कोर्ट का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का होता है। यही बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकती है, अगर वो चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकती है, एंड पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकती है। अगर वो चाहे तो जो ये लिकर वाली है ना, मतलब मैंने आपको बताया शराब की दुकानें हैं, वो पहले स्टेट को पावर दी गई है। अगर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो चाहे तो ये भी बोल सकती है कि अब ये जो इस पे लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अब इस पे लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ये भी कर सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब है, आपने देखा हो, अभी मैंने लिकर वाला बताया, आपको पता है लिकर का जो टैक्स होता है, शराब का जो टैक्स होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जाता है। तो जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है ना, कि हाँ भैया स्टेट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें पहले, जैसे आप फीस देते हो, स्कूल में फ़ीस देते हो या कहीं भी कॉलेज वगैरह में फ़ीस देते हो, तो उसका बहुत सारा पार्ट आपको उसका बहुत सारा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। यानी जो आप स्कूल में या कॉलेज में फ़ीस देते हो ना, उसका कुछ पार्ट, ज़्यादा नहीं, कुछ पार्ट स्टेट की यानी दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी जाता है, और कुछ पार्ट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी गवर्नमेंट के पास भी जाता है, ठीक है। तो
पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्यों भैया स्टेट के पास और सेंट्रल के पास पैसा कहाँ से आएगा, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, पहले से ही दे रखा है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों कर रखा है कि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई है ना, अगर मान लो केजरीवाल जी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो बार बार थोड़ा ना जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई हाँ भैया अभी दो, मेरे को 5,000 करोड़ दो, 10, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी अब रिसोर्सेज है, उनके पास भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उनको भी पता है कि हाँ भैया मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि द फेडरल सिस्टम दस हैज़ अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। जो अच्छा हम फेडरलिज्म कर क्यों रहे हैं, हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है क्यों, दो हैं इसका रीज़न। पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड रिस्पेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी। इन दोनों का मतलब समझाता हूँ। देखो यार सिंपल सीधी बात है, अगर जैसे कि मान लो मान लो साउथ इंडियन कोई साउथ इंडियन है और उसको हिंदी बोलनी नहीं आती, ये सबको पता है यार। देखो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं आती कन्नड़ वगैरह, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आती। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे बार बार थोपे कि नहीं भैया तुम तो हिंदी बोलोगे, तुम हिंदी बोलोगे, तो क्या वो चाहेंगे कि नहीं, कि वो कभी भी अपने आप को इंडिया का पार्ट कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। हमारे इंडिया में स्टेट की भी अलग से गवर्नमेंट होती है, आपको पता ही है। तो जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे को हिंदी आती है, पूरे एरिया में जितने भी है लोग उनको हिंदी आती है, तो हिंदी पढ़ाई जाती है हमको स्कूल में और कॉलेज में हिंदी और इंग्लिश में लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है। वेस्ट बंगाल में शायद बंगाली में बोला जाता होगा, है ना, जहाँ तक मेरे को पता है बंगाली में बोला जाता होगा। केरल में केरल की लैंग्वेज में बोला जाता होगा और उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता होगा। तो इसीलिए ही फेडरल सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो हमारी सारे लोग हैं साथ रहे, ठीक है। एक साउथ इंडियन या वेस्ट बंगाल से या कोई भी इंडिया का कोई भी सिटीज़न अपने आप को इंडियन इसलिए कह पाता है, और कहने में उसे फ़ख्र इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में क्या होता है, उसकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करी जाती है। हमें पता है कि यार वो नहीं बोल सकता हिंदी, तो हम उस पर फोर्स नहीं करते, ठीक है, उसकी मर्जी है वो जो भी लैंग्वेज बोलना चाहे, ठीक है। और दूसरा है रिस्पेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, आपको पता है जो आप पता नहीं मेरे को ये बात, बट अगर मैं बात करूं सारी स्टेट में है या नहीं है ये नहीं पता, बट अगर मैं बात करूं जैसे होली है, होली पे छुट्टी होती है, ठीक है, स्कूल कॉलेज की दिल्ली के अंदर, बट हैदराबाद के अंदर नहीं होती। और मैं बात करूं दुर्गा पूजा की जो छुट्टी होती है वो वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है, शायद दिल्ली में नहीं होती, दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं होती, ठीक है। तो इससे क्या ये होती है, स्टेट भी देख सकता है, स्टेट भी चाहे तो छुट्टी दे सकता है, उसे पता है कि यार स्टेट में ज़्यादातर लोग बंगाली हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, अलग कल्चर है उनका, तो छुट्टी देनी चाहिए। बट अगर दिल्ली में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं देनी, समझ लो। इसीलिए ही स्टेट टू स्टेट अलग गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिससे कंट्री यूनाइट भी रहे और साथ में रीजनल डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट हो। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ कोरिया में, अगर सारे के सारे नॉर्थ कोरिया की अलग से लैंग्वेज होगी, अगर वहाँ पर कोई दूसरी कम्युनिटी भी ग्रो करने लग जाए, ठीक है, जैसे कि वो अंग्रेज आ जाए बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग है, उनकी बात तो सुनेगा ही नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? वो बोलेगा कि भैया मेरी नॉर्थ कोरिया की लैंग्वेज बोलो, मेरे जैसे ही खाना खाओ, मेरी जैसे ही कपड़े पहनो, ये कहेगा वो तो, है ना। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कब कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। आप चाहे पैंट पहनो तब भी रिस्पेक्ट है आपकी, तब भी कंट्री कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप शर्ट कोट पहनो, सूट पहनो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो आप। तो रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करी जाती है यहाँ पर, चाहे वो कोई भी हो। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना? एक बार करवा देता हूँ यार, सॉरी, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बारह टू या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर। दूसरा कि डिफरेंट लेवल में गवर्नमेंट बांटी जाती है, वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, ठीक है, और उनका इलाका अलग अलग होता है। बट तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो भी पावर होती है ना, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि आपकी पावर आपसे कोई छीन नहीं सकता। चौथा है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, उसको हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक जीएसटी का एग्जांपल देता हूँ। जीएसटी जब आया था तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जीएसटी पास कर दो, कर दिया। आधी स्टेट गवर्नमेंट जब मान लेती है ना कि हाँ भैया जीएसटी पास कर दो, तभी होता है, तभी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कोर्ट होती है वो एक्ट करती है एज एन एम्पायर, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उससे सॉल्व करती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना स्टेट का या सेंट्रल का, वो पहले से मेंशन होता है जिससे उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, बार बार स्टेट गवर्नमेंट को पैसे के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। और साथ में फेडरलिज्म इसलिए ज़रूरी होता है कि वो यूनाइट रख सके कंट्री को, और साथ में रीजनल डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट हो। ठीक है, अब ये कर लेते हैं हम, एक छोटा टॉपिक है ये भी। ठीक है, कि देयर आर टू काइंड ऑफ रूट थ्रू विच द फेडरलिज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब फेडरलिज्म, एक कंट्री फेडरलिज्म बनती कैसे है, या एक एरिया फेडरल बनता कैसे, दो तरीकों से पड़ता है। ठीक है, आ सकता है आपको कि बताओ देयर आर के व्हाट आर द टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच द फेडरलिज्म हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो फेडरलिज्म दो काइंड से बनता है। अब ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जब पॉइंट देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, आप मेरे को ये जब मैं समझा दूँ तो बताना कि इंडिया कौन है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब होता है जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अब देखो यहाँ पर स्टेट लिखा है, अब आप है ना थोड़े बड़े हो गए हो, 10th में आ गए, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्टेट का मतलब हमेशा स्टेट नहीं होता। ठीक है, जैसे दिल्ली हरियाणा ये स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। जब बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में मिल जाए और एक बिगर यूनिट बना ले, ठीक है, और क्यों बना ले, जिससे उनकी सिक्योरिटी वगैरह इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा कि भैया बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री का नाम है? बिल्कुल भी नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी कंट्री है, समझ रहे हो? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी छोटी छोटी कंट्री है ना, वो आपस में साथ आ गई। ठीक है, और उन्होंने एक फेडरलिज्म बनाया कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं इसका। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको यूरोप जाना है। यूरोप किसी कंट्री का नाम थोड़ी ना है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट का नाम है। ठीक है, यूरोप में बहुत सारी कंट्री है, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारी की सारी यूरोप में कंट्री है, और वो आपस में साथ आ गई है और बड़ी यूनिट बना ली है। ठीक है, और उन वैसे तो हर कंट्री के अलग अलग डिसीजन होते हैं, बट यूरोप, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यूरोप को पता है, आपको पता है यूरोप की एक यूरो, जो आपने सुना होगा, यूरोप की करेंसी है यूरो, वो पूरे यूरोप में चलती है। आप चाहे फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, कहीं भी जाओ यूरोप के अंदर, वहाँ पर चलती है। ठीक है, ज़्यादातर जो यूरोप के अंदर कंट्री है वहाँ पर यूरो चलता है। ठीक है, तो ये किसने किया? ये फेडरलिज्म, वहाँ के फेडरलिज्म से वो हुआ है। ठीक है, सारी की सारी इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में आ गई, बड़ी यूनिट बना ली। क्यों बना ली? अपनी सिक्योरिटी वगैरह के लिए। ठीक है, और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। इंडिपेंडेंट स्टेट, अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री अपना अपना फैसला तो ले सकती है, बट अब वो साथ है। ठीक है जी, ये हो गया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की। ठीक है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब एक कंट्री के अंदर ही, एक बड़ी कंट्री के अंदर ही अलग अलग टेरिटरी बांट दी जाती है, या बोले पावर अलग अलग स्टेट्स में बांट दी जाती हैं। ठीक है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ठीक है, कमिंग टुगेदर में क्या था? अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्री आपस में मिलकर बड़ी एक फेडरल यूनिट बनाती है। बट अगर बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, इसमें क्या होता है? एक ही कंट्री के बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और उसमें पावर बांट दी जाती है। जहां पर जो मेन होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। अब आप मेरे को बताओ, इंडिया क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म? आई होप आपने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख देना, पॉज करके लिखना, क्योंकि मैं अभी अब इसका आंसर बताने वाला हूँ। इंडिया जो एग्जाम्पल है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का है। क्यों भैया? क्योंकि इंडिया के अंदर जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट में भी बांट रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बांट रखी है। इंडिया को, बड़ी कंट्री है इंडिया, इसलिए अलग अलग एरिया में बांट दिया, अलग अलग स्टेट में बांट दिया इंडिया को, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट से, और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव अनइक्वल पावर, यानी अनइक्वल पावर भी है। अब इसका भी मतलब समझाता हूं मैं। ऐसा नहीं है हर स्टेट के पास सेम पावर नहीं है, हर स्टेट के पास अलग अलग पावर है। जैसे कि मैं चाहूँ तो, जैसे कि मैं चाहूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं चाहूँ तो मैं बिहार के अंदर, या मैं चाहूँ वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, या इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर मैं घर ले सकता हूँ, सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। वैसे तो अभी भी, अब तो ले सकता हूँ, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले, अब 370 हट चुका है ना, तो ये भी बात पता होनी चाहिए आपको।
चलो फिर भी मैं आपको समझा, फिर भी आप सोचो, पहले की बात सोचो, क्योंकि बुक भी अभी नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है। तो जो मैं कहीं भी नहीं ले सकता, मतलब कहीं भी घर ले सकता हूँ सिवाय जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास तो ये पावर है, जम्मू कश्मीर के लोग अगर चाहे तो वो पूरे इंडिया में कहीं भी घर ले सकते हैं, बट हम नहीं ले सकते उनके एरिया में, समझ रहे हो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड के भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर मैं घर नहीं ले सकता, यहाँ कोई भी दूसरा इंडियन घर नहीं ले सकता। नागालैंड में भी बहुत सारे इलाके हैं। अब ऐसा क्यों किया गया नागालैंड में, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्पेशल ट्राइब रहते हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, ठीक है, जो जिनका अलग से कल्चर है, ठीक है, और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा आके उनके कल्चर में वो करे, इंटरफेयर करे, तो इसलिए ये रूल बनाया गया, जो कि अच्छा भी है, ठीक है, समझ आ गया आपको। एंड अंडमान निकोबार में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप घर नहीं ले सकते, घर क्या, जमीन नहीं ले सकते। जमीन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ले ली तो फिर भगवान भरोसे रहोगे आप, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, देख लिया तो फिर गुद्दी क्या आपको पूरा ही नाप देंगे, ठीक है। तो चलो जी, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं, वैसे तो चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी टाइम लगे। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को एक फेडरल, मतलब देखो अभी हमने बोला कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बांटने से थोड़ी ना होता है कुछ, गवर्नमेंट बांटने से ही थोड़ी ना होता है। इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों बोला जाता है, और कैसे हमें पता चलता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी भी होती है जिनमें नाम की पावर बांटी गई होती है। जैसे श्रीलंका की बात करूँ, नाम के लिए फेडरल कंट्री है, वो फेडरलिज्म है वहां पर, बट पावर नहीं बांटी गई। बेल्जियम की बात करूँ, 1993 से पहले वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती थी, तो सिर्फ नाम का फेडरलिज्म था। अब हम इंडिया के बारे में देखेंगे, क्या इंडिया में भी ऐसा ही है, क्या इंडिया में भी सिर्फ नाम की ही पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, या एक्चुअल में पावर है, या वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट ले लेती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो है बहुत सारी स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ये बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरलिज्म, आपको पता होना चाहिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर जो वर्ड है फेडरलिज्म वो नहीं लिखा गया, ठीक है, उसकी जगह प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म वर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, सॉरी मतलब यूनियन का यूज किया गया है, जो भी प्रिंसिपल जो क्या है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म वर्ड का यूज नहीं किया गया, यूनियन वर्ड का यूज किया गया है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे ही चलता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि द यूनियन ऑफ अ गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और बाद में एक और गवर्नमेंट आ गई थी हमारी कंट्री के अंदर, दैट इज थर्ड टायर या लोकल गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। आपको पता होना चाहिए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ है वो अभी नहीं आई है, वो मतलब 1990 स्टार्टिंग से, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से नहीं थी, ये बाद में आई है, ठीक है जी, ओके। अब डिफरेंट टायर इंजॉय सेपरेट जुडिक्शन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हर लोकल गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का, सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट का, उन सब का अलग अलग इलाका होता है, ठीक है। पंचायत में एक गांव का इलाका आता है, म्यूनसिपैलिटी में भी एक छोटा इलाका आता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट आता है, यूनियन गवर्नमेंट की बात करूँ तो कंट्री आती है, ठीक है जी, ओके। अब ये एक पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट है। अब और भी पॉइंट सुन लेते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे है, इंडिया में फेडरलिज्म कैसे चलता है, और ये कौन सी चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो एक और चीज़ है, क्योंकि हमारा इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो यहाँ पर जो पावर उठती है वो बांट दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट में पावर है, और लोकल गवर्नमेंट में पावर है। अब यार मैं समझ गया कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की अलग अलग पावर है, बट ये लिखा कहाँ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है। तो यार एक यूनियन लिस्ट होती है। अब ये यूनियन लिस्ट क्या होती है, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक अ लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट के अंदर जो मैटर लिखे गए हैं, हाँ ये लिस्ट होती है, सही में ये लिस्ट होती है, जिसके अंदर जैसे उसमें लिखा गया होता है करंट, जैसे ये देखो दिखा देता मैं, ठीक है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रेलवे, करेंसी। तो इस पे जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। अब आप कहोगे क्या इसका एग्जांपल दो सर, तो इसका एग्जांपल है सर जी डीमोनेटाइजेशन, जो करेंसी चेंज करी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऐसे नहीं बोल सकती, कहीं वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट या बिहार या यूपी की गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि भैया हम अपनी स्टेट में अलग करेंसी चलाएंगे, नहीं,
या वो ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली के अंदर जितनी भी करेंसी है, या अगर हमारे केजरीवाल जी ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली के अंदर जितने भी रुपये हैं ना वो हटेंगे, कुछ और आएगा, ऐसे नहीं बोल सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बनाती है, जो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे गए ना उन पर रूल बनाने का। जैसे आर्मी का काम है, ठीक है, आर्मी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के उससे थोड़ी ना चलती है, रूल से छोड़ना चलती है, वो चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। रेलवे भी आपको पता होना चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के वो किन किन पे लॉ बना सकती है? द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? पब्लिक हेल्थ या पब्लिक सर्विसेज, यानी स्कूल कॉलेज। जैसे डीटीसी बस है, मैं आपको बताऊं दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए क्या करी गई है, जो बसेस होती है ना वो फ्री करवा दी गई मेरे को नहीं समझ आया क्यों, बट करवा दिया गया, अच्छी बात है, ठीक है। उनकी नज़र में ये इक्वालिटी होगी, उन्होंने करवाया है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी कंट्री में लागू हो गया, नहीं, वो सिर्फ दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि हाँ जी ये हम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, तो कर दिया केजरीवाल जी ने, क्या दिक्कत है ना। और लिकर पे लेकर, जैसे गुजरात में लिकर बैन है, शराब बैन है, बिहार में बैन है, ठीक है। वैसे पता नहीं बैन है भी, अब लिखने के लिए है बस, तो बैन है, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस का टाइम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है और स्टेट गवर्नमेंट देख रही है, हमारे एमएलए एमपी तो सो रहे हैं बस, ठीक है। तो ये सारा का सारा है। चलो जी, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन लिस्ट हमें समझ आ गया जिसपे सेंट्रल लॉ बना है, ठीक है, हमें स्टेट लिस्ट भी समझ आ गया जिसपे स्टेट लॉ बना है, क्या इसके अलावा भी तो बहुत सारे मैटर हो सकते हैं? या ऐसे कोई मैटर है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सके या स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सके? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे मैटर है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सके और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है? यूनियन एज वेल एज, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट पर जो यूनियन है और जो स्टेट है वो दोनों लॉ बना सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में भी आते हो, स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में भी आते हो, जैसे फॉरेस्ट। अब इसका एग्जांपल फॉरेस्ट कैसे हुआ वो बताता हूँ मैं आपको। मान लो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर में जंगल पड़ता है एक, ठीक है, मान लो एक जंगल या एक फॉरेस्ट पड़ता है, ठीक है, पड़ता है नहीं पड़ता मेरे को नहीं पता, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे जंगल पड़ता है, यानी आधा जंगल वो दिल्ली में आता है और आधा जंगल हरियाणा में आता है, ठीक है। दिल्ली बोलती है कि मैं अपने वाले इलाके में से अब पेड़ काटने नहीं दूंगा, ठीक है। हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं कि मेरे इलाके में जो दिल्ली में आते हैं ना, जो वन आते हैं, जो फॉरेस्ट आता है, मैं उससे पेड़ नहीं काटने दूंगा किसी को, ठीक है। वो चाहे तो ऐसा लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी लॉ बना सकती है कि भैया अब इस वाले जो भी है ना ये जंगल है, इसके आसपास बाउंड्री बनेगी अब, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्लियरली समझ आ गया ना? अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे लॉ बना सकती है, ठीक है। साथ में एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। कैसे? जैसे कि दिल्ली के अंदर जैसे वो चाहे, ओके इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी सीबीएसई है, ठीक है। अभी बहुत सारे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के, ये एग्जांपल है, ये शायद जो अगले साल बच्चे देखें उनको ना समझ आए, बट ध्यान से सुनो। जैसे कि यार जब बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो उन्होंने मेरे को कमेंट कर करके या मैसेज कर करके पूछा कि सर हमारे एरिया के अंदर या हमारे स्टेट के अंदर पेपर कैंसिल हो गए हैं। हाँ, तो देखो पेपर या एजुकेशन पे अगर रूल बनाने की बात करें तो स्टेट भी बना सकती है और सेंट्रल भी बना सकती है। पहले है ना क्या था, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी मैम ने बोल दिया कि जी अब स्टेट के अंदर, मेरी स्टेट के अंदर जो भी 9th और 11th के बच्चे उनको हम पास कर देंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बोला था ऐसा, सिर्फ ममता बनर्जी ने बोला था, यानी वेस्ट बंगाल में। फिर गुजरात में भी ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में ऐसा बोल दिया गया। उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि हाँ भैया अब जो भी 9th और 11th के उनको पास कर दो, ठीक है जी, उनके असेसमेंट वगैरह के बेसिस पे, या अगर कोई पेपर उन्होंने नहीं दिया तो वो दोबारा ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये समझ आ गया, यानी इन पे दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। बट अब कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो ना यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो ना स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अभी बनी है, अभी अभी ऐसे इन चीज़ों को ध्यान गया है।
जैसे कि उसे कहते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट। अब ये होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। क्या जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तब क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी इतनी ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। यहाँ फ़ोन की भी इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आपने सुना होगा कि ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है उस पर भी वो भी इतना पहले नहीं था, ठीक है, वो अब आया है। तो वो जो उन नए नए मैटर्स आए हैं, नए नए सब्जेक्ट आए हैं ना, वो सारे के सारे रेजिड्यूरी लिस्ट में आते हैं, और इन पे जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, ठीक है, समझ आ गया आपको? ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ना स्टेट में आते हैं, ना यूनियन आते हैं, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इनका एक अलग से सब्जेक्ट होता है जो रेजिड्यूरी लिस्ट में आते हैं, जिसमें आते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या फ़ोन के सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया, इनसे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल पास कर सकती है, लॉ पास कर सकती है, ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ, ये देखो लिखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा और रह रहा है, आई एम रियली सॉरी, पढ़ लेते हैं। ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं यार, आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो यार मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको इस चैप्टर के नोट चाहिए हो ना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ और मैं शायद बाद में अपलोड करूँ, बट अगर मैं बात करूँ टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पर मैं नोट्स पहले डाल चुका हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो जी, ये मैं पहले ही फेडरलिज्म का करके नोट्स डाल चुका हूँ पहले, ठीक है जी? वैसे ये चैप्टर जो है एक पार्ट में ख़त्म नहीं होगा, एक पार्ट और लगेगा इसका, ठीक है? तो अगर आप ये ज्वाइन करते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो, तो आपको इतना घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा मैं वीडियो अपलोड करने से पहले नोट्स अपलोड कर देता हूँ। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नोट्स आपके हाथ में होंगे, कॉपी में लिखे हुए होंगे, ठीक है जी? तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे जीपी लिंक ही डालता हूँ हर बार, मैंने बहुत बार पीडीएफ भी डाली है, ठीक है? और पीडीएफ डालूंगा भी आगे, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, व्हाट्सएप की तरह ही है यार, आपको पहले प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जैसे व्हाट्सएप पे करते हो ना वैसे इस पे करना है। और ज्वाइन होने के बाद या तो आप डायरेक्टली लिख दो मेन पॉइंट स्टडी सर्च में, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है? चलो जी, तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करना। चलो आगे आते हैं। अब देखो, ऑल द स्टेट इन द इंडिया यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर। अभी अभी मैंने बताया कि इंडिया के अंदर जो सारी स्टेट है ना, ऐसा नहीं है कि सबके पास सेम पावर है, सबके पास अलग अलग पावर है। या ऐसी भी स्टेट है जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास कम पावर है। अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको पता है जम्मू और कश्मीर का पहले ओन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, मतलब जो जम्मू कश्मीर है उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था पहले, अलग से संविधान था उनका, ठीक है? मैनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट अप्रूवल ऑफ विदाउट अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल पास किया, कोई लॉ पास किया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ना चाहे, अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे, तो वो स्टेट में यानी जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, समझ गए आप? इंडिया हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय अ लैंड और हाउस हेयर। आपको पता ही है कि कोई भी इंडियन पहले, अब तो चलो 370 हट चुका है, बट बुक के अंदर दे रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप वहाँ के परमानेंट मेंबर नहीं हो, अगर वहाँ पर आप नहीं रहते, तो आप वहाँ पर लैंड नहीं ले सकते या घर नहीं ले सकते, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। अच्छा, आपने ना यूनियन टेरिटरी भी सुना होगा एक। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। आप मेरे को ना डिस्क्रिप्शन में 9 की 9, क्योंकि अब 7 नहीं है, अब 9 है, 9 की 9 यूनियन टेरिटरी के नाम बताना। अब ये यूनियन टेरिटरी होता क्या है? देर आर सम यूनिट ऑफ इंडिया ऑफ इंडियन यूनियन विच आर इंजॉय वेरी लिटल पावर। ये जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, उनके पास थोड़ी कम पावर होती है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। दीज आर एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब ये एरिया, यानी ये जो मैंने एरिया बताया दिल्ली, चंडीगढ़, ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनकी हम अलग से स्टेट नहीं बना सकते, स्टेट नहीं बना सकते, पूरी बात सुनना। एंड उनको हम मिला भी नहीं सकते किसी दूसरे स्टेट से, वो इतने बड़े हैं, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। इसका एग्जांपल है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन द्वीप, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है? और क्या अपना लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये 9 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? तो ये 9 यूनियन टेरिटरी है, ये इसमें ना जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। वो जो पावर होती है इन यूनियन टेरिटरी में लॉ वगैरह बनाने की, वो ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो
अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की जो पुलिस है ना, वो हमारे केजरीवाल जी की बात इतनी नहीं सुनेगी जितनी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनेगी वो, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। ठीक है, तो जो पुलिस है इंडिया की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। बट अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, जहाँ पर ममता बनर्जी है, तो वहाँ की जो पुलिस है वो ममता बनर्जी की ज़्यादा बात सुनेगी, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं ज़्यादा। बट बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वो एक स्टेट है। ठीक है, समझ आ गया आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस। स्टेट के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो पूरा का पूरा सीएम के हाथ में होते हैं, सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग पुलिस वगैरह। ठीक है, और भी बहुत सारे मैटर होते हैं, बट पुलिस से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। बट अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरी की, तो वहाँ पर वो जो पुलिस वगैरह के मैटर होते हैं ये सारे के सारे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। दीज टेरिटरी डू नॉट हैव पावर ऑफ अ स्टेट। इनके पास पूरी, उनको है ना, इन यूनियन टेरिटरी को हम पूरी तरह स्टेट नहीं कह सकते, दिल्ली को हम स्टेट नहीं कह सकते। ये जो मैंने ऊपर दिए ना, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए आपको। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिसमें दिल्ली को एज ए स्टेट माना है, बट वो सिर्फ एग्जाम्पल थे। ठीक है, इनको स्टेट ही कह सकते हैं बट पूरा स्टेट नहीं कह सकते आप, क्योंकि इनके पास पूरे स्टेट की पावर नहीं है। ठीक है जी, एंड इन पे जो पावर होती है रूल्स और रेगुलेशन बनाने की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, पता ही है आपको। लास्ट देख लेते हैं हम कि दीज पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही बोल रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट की इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी पावर है, एंड इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख गया तो चेंज नहीं हो सकता। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवाना पड़ेगा। ये बात आपको मैंने 9th में बताई थी। और 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। टोटल जितनी भी स्टेट है ना इंडिया के अंदर, जितनी भी स्टेट है उसकी आधी से ज़्यादा स्टेट कम से कम बोले कि हाँ भैया ये चेंज कर दो, तब जाके चेंज होता है। ठीक है, ओके। लास्ट है, एक छोटा टॉपिक है, द रोल ऑफ द जुडिशरी इन फेडरलिज्म। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ये बताओ कि जो फेडरलिज्म होता है हमारी कंट्री के अंदर, जो फेडरलिज्म है उसमें जुडिशरी का क्या रोल है, कोर्ट वगैरह का क्या रोल है। आपको पता ही है जुडिशरी का मतलब कोर्ट वगैरह होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये देखने में कि कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से पालन हो रहा है और प्रोसीजर का अच्छे से पालन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो कौन डिसीजन लेता है इस पे डिसीजन लेता है हमारा कोर्ट। ठीक है, मतलब सॉरी, अगर क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर डिसीजन, उस पर ये बताने का काम कि नहीं भैया ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अंदर आता है, इसका ये देखने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ये वीडियो लंबी बनी है, मैं मानता हूँ, और ये क्यों बनी है, क्योंकि यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत बीच में से बन के आते हैं, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करवाया आपको कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट और रह गया, वो मैं जल्दी ही पूरा कर दूंगा इसका। ठीक है, बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आए ना, तो टेलीग्राम जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो दे रखी होगी। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को वो मतलब कमेंट कर रहे हैं कि सर ये मेरा नंबर है, इस पर सेंड कर दो। पहली बात तो आप नंबर सेंड मत करो यार, ठीक है, सेफ़ नहीं है, ये बच्चे मिसयूज़ कर सकते हैं। बच्चे तो नहीं, कोई दूसरे लोग जो चैनल पे नंबर ही ढूंढने आते हैं बच्चों के, तो वो मिसयूज़ कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स वगैरह के नंबर है तो नंबर मत डालो, सेफ़ नहीं है। दूसरी बात यार, मैंने अपना नंबर दे रखा है आपको, तो उस पर आप मेरे को प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि दिक्कत यह यार, मैं कभी कभी मेरे जो सारे नोट्स होते हैं वो लैपटॉप में होते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको, फ़ोन में नोट्स नहीं होते। तो क्या दिक्कत होती है कि बहुत सारे, फिर कभी कभी मैं व्हाट्सएप लैपटॉप पे चलाता हूँ, कभी कभी फ़ोन पे चलाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं व्हाट्सएप फ़ोन पे चला रहा होता ना, फ़ोन पे अगर चला रहा होता हूँ, तो मेरे को फिर बच्चे कहते हैं नोट सेंड करो, तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि होते ही नहीं है। तो आप मेरे को प्रॉब्लम शेयर करो, प्रॉब्लम बताओ कि सर स्क्रीनशॉट लेके कि सर इस स्टेप में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप ऐसे ही इतने सारे बच्चे मेरे को मैसेज करेंगे कि सर नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे, मेरे को दे दो, तो कैसे दे पाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना आप। इतने सारे बच्चों को मैं नहीं दे पाऊंगा ना, इतने सारे मैं कैसे फॉरवर्ड करता रहूँगा पूरे दिन मैसेज को ही। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि क्या करो, आप डाउनलोड करो
अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को बताओ। ओके यार, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, न्यू चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस पर वीडियो नहीं डाली बट जल्दी वीडियो डालूंगा। ओके यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।